मेरी आवाज़ पहुंच रही है? तो जरा कंफर्म करेंगे। कोई साथी जरा यस लिख देंगे, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। रूपा जी, निखिल जी, सौरभ जी, यस यस पहुंच रही है ना? क्या बात है ना? निखिल जी बोल रहे हैं यस पहुंच रही है। तो ये क्या गाना, बढ़िया गाना सुनाए ना आप लोग को। मुझे नींद न आए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। वाह, मनोज जी बोल रहे हैं वाह सर, ऐसे ही गाना सुनाया करो आप। है ना, ये हुई ना बात। तो ये गाना भी इसलिए सुनाया था क्योंकि जब भी हमारे सामने लक्ष्य होता है, और जब भी हमारे सामने कुछ पाने की इच्छा होती है, जब भी हमारे सामने किसी चीज को पूरा करने का संकल्प होता है, तो फिर नींद कहाँ, चैन कहाँ, और कहाँ दिन, कहाँ रैन कहाँ। और आप उसी में जुट जाते हैं रात दिन। यस, मनोज कुमार जी बोल रहे हैं वाह सर, हैं चित्रहार टाइप का लग रहा था, बोल रहे थे हैं। तो जीवन में क्या है कि जब भी आप मैं ये कह रहा था कि पढ़ाई करते समय भी आप देखे होंगे, बचपन में आपको रात में पढ़ते हैं, और जब भी समय मिलता है आप उस चीज को हासिल करने के लिए, उसके प्रति ज्ञान और जो पहचान पाने के लिए आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वही एक कला है जीवन में। हर समय आपको जो भी चीज आप चाहते हैं उसको पाने के लिए एक ही कला है, समर्पण, लगन, इच्छा शक्ति, और हमेशा नया पाने का जज्बा होना चाहिए। पाने की इच्छा में तो आप नींद नहीं आती। यस, मुझे भी नींद नहीं आती, देखो आपको दिलाने की इच्छा में। तो आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे साथियों का प्रमोशन एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे का साथियों का इंटरव्यू चल रहा है, और बहुत सारे साथियों के रिजल्ट भी साथों साथ आ रहे हैं, और बहुत सारे साथी अपने नए प्रमोशन वाले जगह में ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन क्लरिकल टू ऑफिसर। ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथियों का है, जिन्होंने 16 अप्रैल 2023 को एग्जाम दिया था। यस, अजीत जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, बोल रहे हैं। मनोज जी बोल रहे हैं यस सर, रिकॉल क्वेश्चन ही दे दीजिए जो आने वाला है ना? तो ये रिकॉल क्वेश्चन ऐसे हैं मनोज जी, कि यही रिकॉल क्वेश्चन आपके प्रमोशन एग्जाम में हूबहू आएंगे। आप यकीन मानिए, जितने भी सवाल आज अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनका एग्जाम मई में है, जिनका एग्जाम जून में है, जुलाई में है, आप देखिएगा ये हूबहू, है ना बबलू जी? तो ये सारे जो प्रमोशन एग्जाम्स हो रहे हैं अभी आने वाले में, ये सवाल जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ये सवाल हूबहू आएंगे, चाहे वो नेशनलाइज बैंक में हो या ग्रामीण बैंक में हो। लेकिन चूंकि ये रिकॉल क्वेश्चन ग्रामीण बैंक का है, इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ये ग्रामीण बैंक के ही प्रमोशन एग्जाम में आ सकता है, या आएगा ही। आ सकता है नहीं, आएगा ही। तो एक तरह से आज का ये जो सेशन है आपके लिए टेस्ट भी है, क्योंकि आप लोग खूब सारा पढ़ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं 16 जून 2023 को बड़ौदा यूपी बैंक का एग्जाम है। अरे छा गए पुरुषोत्तम जी, आप तो कमाल कर जाओगे, है ना? कमाल कर जाओगे, आप तो बेमिसाल कर जाओगे। क्या बात है, इतने सारे सेशंस आ रहे हैं, इतनी सारे नॉलेज आ रहे हैं। आपको पांच जो पंच सूत्र का पालन करना है। पहले रिकॉल क्वेश्चन, दूसरा जनरल बैंकिंग के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तीसरा इंटरनल सेशन जो हो रहे हैं, चौथा आपके जो मॉक टेस्ट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका, और पांचवा आप लोग जो है रिवीजन करिए। तो ये पंच सूत्र का पालन करिए, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो आज के सेशन में चलो हम लोग चर्चा करते हैं कुछ सवाल जो 16 अप्रैल, मतलब इसी महीने 16 अप्रैल को आया, और आपके सामने जो है ये सवाल हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा, यही पूरे सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आने वाले हैं। देखें जरा, और बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं लग रहा है। कई साथी तो एकदम व्हाट्सएप चैट ग्रुप में बोलते हैं आप तो सर आने वाले नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे? हैं, पूरी रात बाकी है ना ओम प्रकाश जी? क्या बोलते हैं आप? हैं, काहे नहीं आएंगे बताओ? हम तो आएंगे, उठाने आएंगे ना आपको। ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल स्क्रीन पर लें जरा, चैट बॉक्स पे बताइए आप लोग रेडी हैं? सब 18 जून को बोल रहे हैं। वाह, कुछ मनोज कुमार जी एक जाने पहचाने सभी लोग, शंकर भगत जी भी हैं, रूपा जी भी हैं, बहुत दूर से जुड़े हैं, सौरभ जी हैं। चलिए, तो पहला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं बबलू जी।
संदीप मिश्रा जी प्रणाम कर रहे हैं, सभी को प्रणाम संदीप की जी की तरफ से। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, शानदार सवाल। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन यूटीआर ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस। देखिए एनईएफटी और आरटीजीएस में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कौन सा कोड इस्तेमाल होता है। तो वो तो पॉपुलर सीरीज का सवाल हुआ कि एनईएफटी और आरटीजीएस में एक कोड इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएफएससी। लेकिन ये सवाल थोड़ा अनोखा सवाल आ गया, नया टाइप का सवाल आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन यूटीआर ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो ये संदीप जी आरटीजीएस के आर की बात नहीं कर रहा है, ये यूटीआर के आर की बात कर रहा है। ये देखो यूटीआर नंबर यहाँ पर नीचे ना लाल बॉक्स में यूटीआर नंबर दिखा है ना। यस, प्रभाकर चौधरी जी लिखते हैं, बढ़िया। रूपा जी भी लिखते हैं रेफरेंस नंबर, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा नया टाइप का सवाल लगा जरूर, हालांकि आसान सा सवाल है, क्योंकि आप लोग आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं तो ये आपको टाइप करना होता होगा, यूटीआर नंबर लिखना होता है। तो यूटीआर नंबर जब लिखते हैं तो उस यूटीआर नंबर के बेसिस पर कोई भी ग्राहक जो है क्या करता है, अपने ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सकता है। और ये यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, यूनिक जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। और इसके आधार पर दोनों जो बेनिफिशियरी बैंक और रेमिटर बैंक में ये सर्च हो जाता है कि सेटल हुआ है कि नहीं हुआ, इसके स्टेटस पता चल जाता है, क्योंकि ये यूनिक होता है, ये यूनिक होता है। तो इसका सही आंसर आप सभी साथी ने बताया। मनोज कुमार जी एकदम शॉर्टकट में लिख दिए सर, एकदम 5 सेकंड में तो जवाब देंगे, इतने सारा तैयारी कर लिए है ना। तो इसका आंसर है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो आर का क्या होगा, रेफरेंस नंबर, आर का होगा रेफरेंस नंबर। बहुत बढ़िया, बंटी जी बोल रहे हैं, बंती जी, बंती जी है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है ना। बबलू जी सवाल पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है, सवाल नंबर 2, अब सवाल जरा पढ़िए क्या लिखा है। What is the insurance coverage of the clerical employee? हाँ, थ्री इसका क्या लाख मतलब हुआ कि जो भी एम्प्लॉय हैं, अवार्ड स्टाफ हैं, क्लरिकल्स हैं, उनका इंश्योरेंस कवरेज कितना होता है। जो आप करते हैं इंश्योरेंस का टाई अप करते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस कवरेज तीन कितना लाख है, 3 लाख। और क्लर्कियल ऑफिसर में का कितना होता है, 4 लाख, है ना। 5 लाख। 5 लाख है, 5 लाख। अलग अलग, अलग अलग बैंकों में है, कई बैंकों में 5 लाख है, कई बैंकों में 4 लाख है। तो ये चूंकि ग्रामीणा बैंक जम्मू कश्मीर ग्रामीणा बैंक का है, तो उनका है। और कोई रूपा जी आपके बैंक का कितना है। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अपने बैंक का याद रख लीजिएगा, क्लरिकल एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस कवरेज कितना है, ऑफिसर के लिए कितना है। तो यहाँ पर क्लरिकल एम्प्लॉय के लिए जिस बैंक की चर्चा कर रहे हैं उनके लिए 3 लाख था, तो 3 लाख ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, बड़ौदा यूपी बैंक में क्लरिकल के लिए 3 लाख है, ऑफिसर के लिए 4 लाख है। बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो निखिल सोनी जी ने बता ही दिया, है ना। और ये बबलू जी बोल रहे हैं 5 लाख है बोल रहे हैं, तो बबलू जी कौन से बैंक से हैं आप। हम्म। बड़ौदा यूपी से। तो ये सब 4 लाख लिख रहे हैं जो, तो आपके साथी लोग अभी पढ़ेंगे, अभी तो कंफर्म एचआर नहीं पॉलिसी है आपका जी। बचा है। तो एचआर पॉलिसी में मैं क्लियर पढ़ा दूंगा, एचआर पॉलिसी और स्टाफ वेलफेयर पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी आपके बैंक का मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अपने अपने बैंक का आप ये देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोविजन पीरियड ऑफ ऑफिसर। प्रोविजन पीरियड ऑफिसर का कितना होता है। तो प्रोविजन पीरियड ये सभी बैंकों का समान होता है, और ये अभी नया टाइप का सवाल रिपीट हो रहा है। तो ये सवाल तो आपके प्रमोशन एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो प्रोविजन पीरियड जो होता है, परिवीक्षाधीन जो समय अवधि बोलते हैं, ऑफिसर का होता है 2 साल। इसमें 1 साल ट्रेनिंग होता है और 1 साल जो है और एडिशनल उनको जो है प्रोविजन प्रोविजन पीरियड होता है। तो टोटल प्रोविजन पीरियड जो होता है वो होता है 2 साल का। और 2 साल के बाद ये परमानेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये है, मूल्यांकन अवधि उनका जो होता है 2 साल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का सवाल। हाँ जी रूपा जी सवाल पढ़िए जरा, क्या लिखा है। देखिए तो छोटा सा सवाल है, वैसे तो आप बड़ा सवाल पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सवाल पढ़िए जरा, व्हाट क्या लिखा है। हाँ जी, कोई साथी पढ़ेगा, लोकेश जी।
हाँ जनरल रूपा जी, हाँ। क्रॉसिंग ऑफ चेक मीनिंग। तो थोड़ा समझाइए तो, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है रूपा जी? सर, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। यस, if in the face of check there is two transverse parallel line is placed, then it is called general crossing. और जनरल क्रॉसिंग का मीनिंग क्या होगा रूपा जी? जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? अगर दो ट्रांसवर्स लाइन खींच दिए तो उसका मीनिंग क्या हो गया? सर, अकाउंट पे चेक होगा, इट वोंट अकाउंट। बी पेड इन कैश। इट ओके, विल नॉट बी पेड इन कैश। बहुत बढ़िया। अगर किसी चेक के फेस पर दो पैरेलल लाइन खींच दिया गया, ऐसा नहीं कि कॉर्नर पर, कहीं भी खींच दिया गया, कहीं भी खींच दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चेक का भुगतान जो है काउंटर पे कैश के माध्यम से नहीं होगा, उसका भुगतान अकाउंट पे ही के अकाउंट में ही जाएगा। इसी को बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग मीन्स टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन इन द फेस ऑफ चेक। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल भी अभी काफी पूछ रहा है। व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई साथी जरा कमेंट करके या टाइप करके बता सकते हैं कि नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आता है उसका पॉपुलर सीरीज का अभी हो गया है, 3 प्रमोशन एग्जाम में यही आया है अभी लगातार आरआरबी में। तो नॉन नेगोशिएबल का मतलब ये है कि जो ट्रांसफर करने वाला है वो उसके होल्डर से बेटर नहीं हो सकता है। मतलब जिसका नाम लिखा गया है वो किसी को जो इंडोर्स करेगा वो उसके नाम से जो है वो उससे बेहतर नहीं हो सकता। तो ये जैसा कि निखिल सोनी जी ने थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया, कैन नॉट ट्रांसफर टू एनी अनदर पर्सन, ये उसी का ही होगा। ठीक है, ये सही बात है, लेकिन ऐसे तो आंसर नहीं लिखता है, वो इस तरह से लिखता है, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग चेक इज अ नेगोशिएबल टाइटल ऑफ चेक विच मीन्स दैट ट्रांसफरी कैन नॉट बियर द टाइटल बेटर टाइटल ऑफ द चेक होल्डर। तो जो भी व्यक्ति उसको ट्रांसफर कर रहा है तो उसका जो ट्रांसफरी है उससे बेहतर नहीं हो सकता। मतलब उसका जो नाम पेई का लिखा हुआ है उसी नाम पे वो खाता जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट होता है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट होता है ना? हाँ जी मनोज कुमार जी, आवाज आ रही है मनोज कुमार जी तो बोले चाय बना के रखें सर, हम बढ़िया एकदम पढ़ाई कराइए अब तो नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, मनोज कुमार जी के नाम पर है ना, तो वो उन्हीं के नाम पर ही जाएगा, नॉन निगोशिएबल इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अभी आप लोगों ने देखा होगा, संदीप मिश्रा जी बताएंगे इस सवाल का जवाब। ग्रेस पीरियड दिया जाता है किसी बिल के भुगतान के लिए, तो वो कौन सा बिल है जहां पर ग्रेस पीरियड दिया जाता है और वो पीरियड कितना दिया जाता है, कितने दिन का दिया जाता है? बिल क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर उसको बिल्स दिए जाते हैं ताकि उसका बिल्स देने के बाद उसका भुगतान किया जाएगा। और एक डिमांड बिल होता है और एक टर्म बिल होता है जिसको यूजांस बिल कहा जाता है। तो डिमांड बिल जब मांगा जाए तब दे दिया जाएगा, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं, लेकिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो यूजांस बिल में दिया जाता है, और वो दिया जाता है 3 डेज का। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक सेशन में पढ़ा भी होगा अभी, और वीडियो भी मैंने भेजा ग्रुप में, तो वीडियो से भी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड किस में अवेलेबल होगा? यूजांस बिल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, account will be declared NPA as per IRAC guideline if stock statement is not submitted up to। अगर किसी खाते में स्टॉक स्टेटमेंट कितने दिनों तक सबमिट नहीं किए तो वो अकाउंट जो है एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है? मंथली लिया जाता है, और स्टॉक स्टेटमेंट मंथली सबमिट करता है क्योंकि स्टॉक के अगेंस्ट लोन होता है। तो स्टॉक स्टेटमेंट जैसे पंच करते हैं उसका ड्राइंग पावर कैलकुलेशन होता है, ड्राइंग पावर और लिमिट होता है जिसकी आहरण शक्ति होती है, और स्टॉक में मार्जिन होता है। तो स्टॉक का अगर उसके पास 100 रुपए का है, मार्जिन 25 रुपए का है, तो 75 टका निकाल सकता है, भले ही उसकी लिमिट 100 रुपये ही क्यों ना हो। तो जब स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो ये मान के चलते हैं सिक्योरिटी नहीं है, उसकी लिमिट भी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है।
तो अकाउंट अगर किसी में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो वो एनपी हो जाएगा। और ये 3 महीने तक के अगर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। और ये जो है स्टॉक स्टेटमेंट में 3 मंथ्स वाला आंसर सही होगा, 90 डेज वाला नहीं, 3 मंथ। 90 डेज वाला क्या है, एनपीए का नॉर्म्स है। 90 दिन तक अगर ओवर ड्यू रहा, आउट ऑफ ऑर्डर रहा तो एनपी हो जाएगा। लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट में 3 महीने तक के चला सकता है स्टॉक स्टेटमेंट पुराना, और अगर इससे ज़्यादा दिया तो फिर वो एनपीए कैटेगरी में क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। अब स्टॉक स्टेटमेंट के केस में ऐसा होता है, जब 3 महीने के बाद नहीं दिया तो आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा, और आउट ऑफ ऑर्डर मान के फिर उसके बाद 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर रहा तो वो एनपी हो जाएगा। स्टॉक स्टेटमेंट मंथली लिया जाता है। बहुत बढ़िया बबलू जी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द चार्ज ऑन आरटीजीएस ऑफ 4 lakhs? इसमें क्या चार्ज लिया जाता है, ये का क्या कमीशन लिया जाता है अगर आरटीजीएस करना है तो? ये तो आप लोग करते होंगे तो आप लोग फटाफट बता देंगे। अगर कोई आया आरटीजीएस कराने के लिए क्या कमीशन हो, तो आजकल सिस्टम में डालते ही आपको वो चार्ज आ जाता है। तो 4 लाख का अगर आरटीजीएस करने के लिए आए तो कितना होगा? तो ज़्यादा नहीं लग रहा है प्रभाकर जी? ये तो 5 लाख से ऊपर का इतना होता है। एक बार मिलान कर लीजिएगा। वैसे आरटीजीएस का चार्ज आपके सर्विस चार्ज वाले में देख लीजिएगा, या आरटीजीएस जब पंच करते हैं तो भी चार्ज आता है, तो चार्ज लिस्ट में देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसे ग्रामीण बैंक की गाइडलाइंस में देखे होंगे कि अगर 5 लाख तक का आरटीजीएस है तो 25 रुपये लगता है, आई थिंक 25 रुपये प्लस जीएसटी। हाँ, अंकुर वर्मा जी ने लिखा है। और 25 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 5 लाख तक। तो 29 रुपये 18 पैसे जीएसटी सहित कर दिए वो, है ना अजीत जी? तो यहाँ पर ये 25 रुपये प्लस जीएसटी, और 5 लाख से ऊपर है तो वो 50 रुपये जो आप लिख रहे हैं वो होगा। तो यहाँ पर चूंकि 4 लाख तक है इसलिए ये सवाल पूछा गया। एक बार इसको जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ सर्कुलर में ऐसा बताया गया कि अगर 5 लाख तक है तो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। चलिए ये हुई ना बात। हाँ, 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक। 2 लाख से ऊपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरटीजीएस जो है 2 लाख तक, 2 लाख से ऊपर ही होता है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल पढ़िए जरा, अंकुर वर्मा जी सवाल पढ़िए जरा, बढ़िया प्यार से पढ़िए जरा। हम्म। Sir, here what is the minimum period up to which contribution in APY is compulsory to get pension? क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑन विच कंट्रीब्यूशन। सर कम से कम कितना पीरियड होना चाहिए एपीवाई कंट्रीब्यूशन का कि वो कंपलसरी पेंशन पाए सर? हाँ, कि कितना कम से कम समय तक कोई सब्सक्राइबर जमा करेगा अपना योगदान, तब उसको कंपलसरी पेंशन मिलेगा। तो क्या उत्तर होगा, कम से कम कितना जमा करना है? हम्म। इसमें देखिए हमारे बहुत सारे साथी जो हैं यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, कम से कम 20 साल जमा करना पड़ेगा। तो आप देखिए जब भी इसका पेंशन स्टार्ट होता है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में, तो मिनिमम एज है 18 साल, है ना? और मैक्सिमम एज है कितना, 40 साल। तो 40 साल में कोई अगर एंट्री होता है तो उसको मिनिमम जमा कितना करना है, 60 साल, तभी जाके वो पेंशन पाएगा। तो 40 से लेके 60 साल में अंतर 20 साल जमा करना पड़ेगा, तो ये सबसे मिनिमम है। अदरवाइज तो 18 साल वाला भी आ सकता है, लेकिन 18 साल वाले को कितने साल जमा करना पड़ेगा? उसको जमा करना पड़ेगा 42 साल जमा करना पड़ेगा, है ना? 42 साल जमा करना पड़ेगा तभी वो 60 साल की उम्र तक पहुंचेगा। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 20 ईयर्स। बहुत बढ़िया अंकुर जी, रूपा जी, प्रभाकर जी, सभी बहुत सारे साथी, बबलू जी, निखिल जी, अर्चित जी, सब लोगों ने 20 साल लिखा। ये सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आएगा, क्योंकि देखो अभी 16 अप्रैल को ये सवाल आया है तो आपके में भी आएगा। अब ये सवाल तो हर एग्जाम में आएगा, है ना? ये सवाल तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, है ना? तो ये सवाल तो एकदम एकदम पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना मनोज जी? मनोज जी बोल रहे हैं सर ऐसा सवाल आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम खट्टी हो जाएंगे, सीधे सीधे एकदम आंसर लगा देंगे। अगर किसी फॉर्म का सैंक्शन लिमिट यहाँ पर सैंक्शन लिमिट 6 लाख है, और स्टॉक स्टेटमेंट 8 लाख है, मार्जिन जो है वो 25% है, तो ड्राइंग पावर क्या होगा? ड्राइंग पावर क्या होगा, ये बात कही गई है।
तो आप लोग जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाह, बहुत सारे साथी, तो क्या है कि साथी जो है 4.5 लाख कर दें, 4.5 लाख लिख दे रहे हैं। तो जब भी स्टॉक स्टेटमेंट और डीपी नोट से जुड़ा हुआ सवाल आता है, तो थोड़ा सा ये एक सवाल है जो बीच बीच में पूछता है, और कभी कभी जो है ज्यादातर समय वो जो 5 लाख के सैंक्शन लिमिट वाला सवाल पूछता है, 5 लाख वाला। लेकिन अभी देखिए ये सवाल क्या पूछ लिया, ये हमारे साथी जो है जवाब दे रहे हैं 4 लाख, प्रभाकर जी लिख रहे हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर साथी जो है सतर्क हैं, उन लोगों ने सही कैलकुलेशन करके लिखा, सही कैलकुलेशन करके लिखा। कहाँ चला गया पीपीटी, हाँ। तो ज्यादातर साथी क्या है, सही कैलकुलेशन करके लिखे हैं, वो है 6 लाख। क्योंकि जब भी ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करते हैं, तो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में एक बात होती है कि मार्जिन माइनस स्टॉक में जो मार्जिन है, स्टॉक माइनस मार्जिन करते हैं। तो स्टॉक कितना है इसमें, देखिए स्टॉक 8 लाख है, और मार्जिन कितना है 25%। तो 25% क्या होगा, स्टॉक का जो होगा उसका 2 लाख होगा। तो उसमें डीपी नोट कितना होगा, वो हो जाएगा 6 लाख, और लिमिट कितना है 6 लाख। अगर ये लिमिट 5 लाख होता तो ड्राइंग पावर होता 5 लाख, क्योंकि ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। और ड्राइंग पावर क्या है, किसी फर्म के आहरण शक्ति। ये प्रभाकर जी लिख दिए। 8 लाख स्टॉक है तो उसका 25% 2 लाख हो गया। 8 लाख स्टॉक में से 2 लाख का मार्जिन घटा दिए तो 6 लाख, 6 लाख ड्राइंग पावर हुआ। जब 6 लाख ड्राइंग पावर हो गया, तो देखना होता है कि लिमिट कितना है। तो लिमिट है कितना, 6 लाख। तो ड्राइंग पावर भी 6 लाख हो जाएगा, दोनों समान हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ लिमिट 5 लाख होता, तो इसका आंसर क्या होता, यहाँ इसका आंसर होता 5 लाख। भले ही ड्राइंग पावर 6 लाख निकलता, जिसका नोशनल ड्राइंग पावर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल ड्राइंग पावर जो होगा, लीगल ड्राइंग पावर जो होगा, वो 5 लाख होता है, क्योंकि लिमिट जो है 5 लाख होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट 6 लाख है, इसलिए ड्राइंग पावर 6 लाख होगा। तो सीधी बात, सैंक्शन लिमिट अगर कोई चीज़ दिया है तो हम स्टॉक पर जाएंगे, स्टॉक पे मार्जिन घटा देंगे, और जो आएगा वो ड्राइंग पावर होगा। तो स्टॉक है 8 लाख, मार्जिन 25, तो 8 लाख का 25% 2 लाख, 2 लाख माइनस कर दिए 6 लाख, ये ड्राइंग पावर हो गया। क्योंकि लिमिट 6 लाख है, इसलिए ड्राइंग पावर दोनों समान हो सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने अच्छा किया। ये भी बहुत शानदार सवाल है। व्हाट चार्जेस टू बी क्रिएटेड इन फॉर अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, तो वो सिक्योरिटी के तौर पर आपके बैंक में आता है, तो आप उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं। क्योंकि चार्ज क्रिएट करेंगे तभी उसमें, अगर वो बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है, तो उस स्थिति में हम उसमें सिक्योरिटी पोजीशन में लेके उसको बेच के पैसा वसूल सकते हैं। क्योंकि बैंक सिक्योर्ड लोन करते हैं, और बैंक इसलिए सिक्योर्ड लोन करते हैं क्योंकि वो किसी और का पैसा रहता है, और जहां पर सरप्लस पैसा है उसको बैंकिंग सिस्टम की परिभाषा के आधार पर हम दूसरी जगह उसको डिप्लॉय करते हैं। और जब डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें जब कैपिटल हम डिप्लॉय करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी को ध्यान रखा जाता है, उसके कंडीशन को और उसके रिपेमेंट को। और अगर बरोबर नहीं भी दिया तब भी वो रिपेयर कैसा हो जाएगा, इसके लिए सिक्योरिटी को चार्ज क्रिएट किए जाते हैं बैंक का। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो चार्ज क्रिएट किए जाते हैं उसको बोलते हैं मॉर्गेज। सभी साथी मॉर्गेज। अब मनोज जी बोल रहे हैं कौन पढ़े सर ऐसा है। जैसे आप इंटरव्यू में देख रहे होंगे जो जो टॉप कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, है ना मनोज जी। वो क्या बोलते हैं कि सर हम लोग तो जनरल बैंकिंग के जो सवाल हैं वो तो 15-15 मिनट में सारे 60-60 सवाल कर दिए। 15 मिनट में 60 सवाल। सोचो एक क्वेश्चन को कितना है, कितना सेकंड लगा रहे होंगे, 15 सेकंड। तो व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मॉर्गेज होगा। अगला है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी, बबलू जी, क्या क्या है ये सवाल। देख रहे हो दिनेश, कैसे सवाल आ रहा है ना। एक वो आता है ना, देख रहा है विनोद, ये कैसे सवाल आ रहा है, एक चल रहा है ना अभी, कंपनी को क्या प्रीमियम मिलता है है ना बबलू जी, वो डायलॉग सुना है कि नहीं इससे? आपने। देख रहा है ना विनोद, कैसा सवाल आ रहा है ना, ऐसे करता है ना इंस्टाग्राम में।
तो यहाँ पर आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा में क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा जाता है? आप लोग बताओ कितना पैसा जाता है? विनोद जी तो 20 रुपये बोलते हैं। 20 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं जाता है। 1 रुपये जाता है बैंक को, 1 रुपये जाता है एजेंट को, तो 18 रुपये जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का पूछा है, तो ये होगा 18 रुपये। संदीप मिश्रा जी बहुत बढ़िया, ये अच्छा, संदीप मिश्रा जी जगे हुए हैं और एकदम अलर्ट हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल तो बड़ा अच्छा सवाल है और नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ जरूर सवाल एक पूछ रहा है। नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर इज गिवन इन व्हिच एक्ट? कौन से एक्ट, कौन से सेक्शन में व्याख्या की गई है नॉमिनेशन की? जरा टाइप करके बताइए, याद करिए। हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ना ना ना, नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात हो रही है। नॉमिनेशन फैसिलिटी तो बीआर एक्ट में है। हाँ, ये निखिल जी ने लिखा ZA से लेके ZF, ये इतना बड़ा नहीं है। क्या पूछ रहा है सवाल, देख लीजिए, गड़बड़ी हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है सेफ डिपॉजिट लॉकर, लॉकर की केस में ZA टू ZB क्या है? ZA टू ZB जो है सेविंग खाते में। सबसे पहले देखो, नॉमिनेशन 3 खातों में होता है, 3 फैसिलिटी 3 जगह मिलता है। एक तो डिपॉजिट में, तो डिपॉजिट के लिए ZA टू ZB। फिर आता है सेप, जो आपका सेप क्या होता है, सेप कस्टडी होता है, वो ZC टू ZD। फिर ZE टू ZF होता है। तो यहाँ पर जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल एज पर सेक्शन 45 ZA टू ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डिपॉजिट अकाउंट में 45 ZA से ZB होता है, और सेफ कस्टडी में ZC टू ZD होता है, और सेफ डिपॉजिट लॉकर में ZE टू ZF होता है। तो यहाँ पर सेफ डिपॉजिट लॉकर का पूछा है, तो 45 ZE टू ZF, 45 ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऐसा लिखेंगे तो सही होगा। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, ये क्लियर हो गया ना संदीप जी? हैं, आके झांक के चले गए जी क्या? वाह, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल भी, ये अच्छा सवाल पूछा गया। व्हाट इज द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन कितना है? आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, इसको इतनी बार पढ़े होंगे, क्योंकि प्रियॉरिटी सेक्टर 2020 में रिवाइज हुआ। उसके बाद से जब भी सेशंस होता है प्रियॉरिटी सेक्टर की चर्चा होती है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर के रिवीजन में जो अभी काफ़ी जो इसको इम्पोर्टेंस दिया गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है उनको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, लैंड होल्डिंग है, उनको स्मॉल फार्मर है। तो इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको वित्त पोषण किया जाए बैंकों से, ताकि ये अच्छा और प्रोग्रेस करें और ज़मीन खरीदें और आगे बढ़ें, है ना। तो यहाँ पर ये टारगेट जो है 10% ऑफ ANBC आर CEOB विच एवर इज हायर है। और ये टारगेट तो 2024 का है। अगर मान लीजिए 23 का पूछे तो 9.50 लिखिएगा, लेकिन आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है, एक स्केल 2 to 3 नेशनलाइज बैंक को छोड़ के एक में पूछा गया था, बाकी जगह ये ओवरऑल रिवाइज टारगेट ही पूछा जाता है। और ये जो स्क्रीन पर टारगेट दिख रहा है ये 2024 मार्च के है, 31 मार्च 2024 को इतना होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैक्सिमम रिवॉल्विंग फंड अवेलेबल फॉर SHG। SHG के लिए रिवॉल्विंग फंड कितना होगा अनिल जी? वाह बढ़िया। मैक्सिमम की बात की गई है, तो यहाँ पर होगा 15,000। कितना होगा? 15,000। सभी लोग अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन 10,000 से लेके 15,000 दिया जाता है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम ही पूछा है इसलिए यहाँ पर 15,000 होगा। और ये कब मिलेगा? कोई समूह बनने के 3 महीने तक अगर वो पंचसूत्र का पालन करता है तो उसको रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। और रिवॉल्विंग फंड कौन देता है, जरा टाइप करके बताइए। रिवॉल्विंग फंड का अमाउंट कहाँ से मिलता है उनको? रिवॉल्विंग फंड नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। और रिवॉल्विंग फंड एक हिसाब से उनको जो है सक्षम बनाने के लिए एक पूंजी दी जाती है
कैपिटल दिया जाता है, उनके कॉर्पस में गिना जाता है। अगर कोई समूह बन गया, समूह बनने से 3 महीना तक अगर उस समूह ने पंचसूत्र का पालन किया, जिसको बोलते हैं रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल रेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंटिंग, ये पंचसूत्र का पालन किया तो उनकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, तब उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है, और फिर रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद फिर उनको निगरानी की जाती है, और फिर लगातार पंचसूत्र का पालन कराया जाता है 3 महीना, और फिर उसके बाद क्रेडिट लिंकेज दिया जाता है। 6 लाख की लिमिट सैंक्शन की जाती है बैंक से, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लिंकेज टू एसएचजी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैक्सिमम वेरिफिकेशन पावर टू क्लर्क इन ए सिंगल विंडो ऑपरेशन। मतलब अगर कोई वाउचर आया तो आप कितने रुपए तक ये वाउचर जो है सिंगल पास कर सकते हैं एज ए सिंगल विंडो जो है, तो ये 20,000 कर सकते हैं आप लोग, चाहे ट्रांसफर का हो, चाहे कई कई बैंकों में ये निखिल सोनी जी 50,000 लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में तो 20,000 है। आप एक बार कल देख करके देख लेना तो मनोज जी कितना रुपए तक ट्रांसफर होता है ना, एक एकदम कोड में ट्रांसफर करके देख लेना कि आप जब पंच करोगे तो सीधे उनमें पास हो जाए वो, है कि नहीं मनोज जी, ऐसी है ना। 20,000 रुपये तक केस, 50,000 रुपये तक ट्रांसफर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे तो फिर 50,000 ही होगा। मैक्सिमम वेरिफिकेशन पावर क्लर्क इन सिंगल विंडो ऑपरेटर। अब ये कैश लिखा रहता तो 20,000 होता, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वेरिफिकेशन सिंगल विंडो है तो 50,000 ही सही होगा फिर, अगर आप ये इस तरह से देख रहे हैं ऑपरेशन में तो ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा। देखिए पुरुषोत्तम जी, और क्या शॉर्टकट में कुछ कुछ लिख दिए, 25, 20, क्या 50, ये क्या है भाई है? थोड़ा बताओ पुरुषोत्तम जी, माइक ऑन करो तो। हेलो। हाँ पुरुषोत्तम जी क्या? हाँ 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 सर, 25 का जो है रिसीट है, 20 का हम्म, पेमेंट और 50 का ट्रांसफर। अच्छा, ये अच्छा बता दिया आपने। मतलब कोई 25,000 तक जमा करने आया तो सीधा जी उसके जी, खाते में क्रेडिट हो जाएगा, पासिंग के बिल्कुल लिए सर। नहीं जाएगा। जी सर। और भुगतान के लिए आया तो 20,000, और जी सर। ट्रांसफर के लिए 50,000, है ना, जी सिंगल विंडो। तो ऐसे इससे ऊपर की कितने लोग आ जाते हैं ऐसे एवरेज? आ जाते हैं सर तब आ भी। जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो मैनेजर साहब तो रहते नहीं, आप कैसे करते होंगे, हम ही निकाल लो नहीं आप। सर, रहते रहते। नहीं नहीं, ग्रामीण बैंक में कैसे रहेंगे, अगर दो दो जने रहते हैं ना तो एक जने तो बाहर ही रहते हैं, है ना। जी अच्छा, सर। और अगर कोई मान लीजिए 50,000 निकालने आया है तो उसको क्या करेंगे, 20,000, 20,000, 10,000 ऐसे निकाल लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पासिंग अफसर रहते हैं ना सर। नहीं नहीं, मान लीजिए वो जो सिस्टम है आपका रोकता है कि नहीं रोकता है? रोकता है सर। रोकता है। जी सर। अच्छा, ओके। पहले से अगर एक ही व्यक्ति का ऐसा किया जा रहा है तो रोक लेना चाहिए। जी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आपने अच्छा बता दिया, क्योंकि ये आप लोग डेली करते हैं ना, तो आप लोगों को बिल्कुल याद रहता है और इसको जानना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सर हमारे साथी ने बता दिया, रिसीट 25,000, पेमेंट 20,000, ट्रांसफर जो है 50,000। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल तो बताइए ऐसी 1 सेकंड में बना दोगे आप, कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितना होता है? मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख का होता है, और ये जो फैसिलिटी होती है वो किस लिए होती है, किसी भी कारण से अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख मिलेगा। लेकिन इसमें एक लियन पीरियड भी है, 30 दिन के जो है लियन पीरियड है 30 दिन का। अगर डेथ हो जाती है तो, अगर आज मान लीजिए आज वो ये पॉलिसी लेता है, ये सब्सक्राइबर बनता है, तो इसके 30 दिन का लियन पीरियड होता है। 30 दिन के बाद अगर डेथ होती है तो मिलेगा, 30 दिन के अंदर डेथ होती है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट पे डेथ हो जाती है तो कोई लियन पीरियड नहीं है। आज पॉलिसी लिया, कल रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसमें डेथ कवर मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट पर किसी का वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो आपदा हो गया तो इसीलिए वो मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये सवाल देखिए, टोटल बिजनेस आप जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। टोटल बिजनेस का मतलब होता है अनिल दीप जी बोल रहे हैं,
पहले 45 दिन था क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले था क्या, था ही 45 दिन पहले था, जो अभी रिवाइज हो गया 30 डेज हो गया। पहले 45 डेज था, अब वो 30 डेज हो गया। टोटल बिजनेस ऑफ जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक एडवांस प्लस डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो 2-3 बैंकों के एग्जामिनेशन, इसमें टोटल बिजनेस को पूछ रहा है। पहले ये नहीं पूछता था, डिपॉजिट पूछता था, कासा पूछता था, परसेंटेज या सीडी रेशियो पूछता था। लेकिन टोटल बिजनेस फिगर पूछ रहा है। लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने में देखेंगे तो 4-5 बैंकों में यही पूछा है, और रेंज पूछ रहा है। तो आप अपने अपने बैंक का डिपॉजिट फिगर लिख लीजिए। जैसे बबलू जी लिख लिए 83,000 करोड़ है। 83 करोड़, 83 करोड़ तो आप अकेले व्यवसाय कर रहे होंगे बबलू जी। 83,000 करोड़ होगा। यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ का जो बिजनेस है 7,646.50 करोड़ का। तो 7,646.50, मतलब 8,000 करोड़ का कारोबार जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक ने किया 31 मार्च 2022 को। और अभी तो फिर 23 का इसलिए क्योंकि ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर 23 का ऑडिट हो जाएगा, अगर आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे, तब आपको 23 का पूछे जाएंगे। अगर रिजल्ट पब्लिश हो गए तो 23 का याद रखिए, नहीं हुए तो 22 का याद रखिए। ओके। 18 जून तक अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो नया याद रखिएगा। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो हम नया भी एक सेशन कर लेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिलेशन ऑफ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर रिसीव्ड इन द काउंटर। जब भी बैंक में गारनेसी ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा, तो अगर किसी ग्राहक का खाता है, बचत खाता है, जमा खाता है, तो उस खाते में गारनेसी ऑर्डर अगर रिसीव हुआ, तो उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाह, बहुत बढ़िया, रूपा जी ने बता दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने बार वो देखे होंगे इस सवाल को स्क्रीन पर कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है। अगर एकदम मतलब ये है कि ऐसा अमिट स्याही बोलते हैं ना, इसे एकदम परमानेंट मार्कर में लिख दिए जो मिट नहीं सकता, है ना। ऐसी बात है ना प्रभाकर जी, एकदम परमानेंट स्याही में लिखा गया कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा। कितने बार अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि अगर आपको कहीं भी वो सवाल टकराएगा ना, तो ये बबलू जी तो नींद में भी बता देंगे, हाँ सर फला ये ऐसा टिक लगाओ सर, है ना। मुझे नींद न आए, नींद न आए, अभी गाना सुनाया ना मैंने, कितना बढ़िया। तो रिलेशन ऑफ बैंक एंड कस्टमर इन गारनेसी ऑर्डर में देखिए, बैंक होगा डेटर, कस्टमर होगा जजमेंट डेटर। तो नॉर्मल गारनेसी ऑर्डर कहाँ लगता है? डिपॉजिट अकाउंट में लगता है। तो डिपॉजिट अकाउंट में रिलेशन होता है, कस्टमर जो होगा वो क्रेडिटर होता है, बैंक जो होता है डेटर होता है। लेकिन जब गारनेसी ऑर्डर आ जाता है बैंक के पास, तो वो जो ग्राहक हमारा क्रेडिटर है, वो अब डेटर हो जाएगा। किसका डेटर हो जाएगा? कोर्ट का डेटर हो जाएगा, जजमेंट डेटर। तो वो उसका रोल बदल गया, जजमेंट। अब क्रेडिटर वो लेने लायक नहीं हुआ, उसको पैसा नहीं मिलेगा, अब वो जजमेंट डेटर हो गया। लेकिन हम जो है डेटर ही रहेंगे, जजमेंट डेटर का। तो जैसे ही कोर्ट से फिर पैसा मांगेगा तो हम उसका खाता डेबिट करेंगे, अब ग्राहक को नहीं देंगे, कोर्ट को दे देंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, माइक ऑन किया आपने? अच्छा, गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर स्केल 1 ऑफिसर। आप जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक अपना अपना लिख दीजिए, ऑफिसर को कितना हाउसिंग लोन मिलता है। निखिल सोनी जी तो वाह 75 लाख बोल रहे हैं। कौन सा बैंक है निखिल जी आपका? बड़ौदा यूपी बैंक। मेरे को लग रहा है ये सारे बड़ौदा यूपी बैंक के साथ ही जगह हैं, बताओ हैं। तो बोले कि सर हम ही लोग का तो एग्जाम बचा है, तो कौन जगेगा? हम ही जगेंगे, है ना। बाकी सबका तो एग्जाम हो गया, तो बाकी तो सब सो रहे हैं, हम ही जगेंगे ना सर, है ना। तो ठीक बात है, तो मैं भी जगाऊँ आप लोगों के लिए, है ना। बबलू यादव जी 60 लाख लिखते हैं क्लरिकल का, तो ऑफिसर का कितना होगा? 75 लैक्स। तो अच्छा है यार, 75 लाख में तो बढ़िया मकान बन जाएगा, है ना। और क्लरिकल के लिए 60 लाख, वो भी बहुत अच्छा है। और कोई साथी जो दूसरे बैंक से हो? रूपा जी आपके यहाँ कितना है ऑफिसर्स का हाउसिंग लोन? Sir, 80 lakhs. 80 लैक्स, वाह बहुत बढ़िया। वो भी स्केल वाइज थोड़ा और ज्यादा होगा, है ना रूपा जी। स्केल वाइज, स्केल 4 के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ है। Yes, sir. Yes, sir.
स्केल 1 से 3 तक एक ही लिमिट होता है, 1, जी सर। है ना? सर 80। हाँ सर 80 है। 80 लाख। बहुत बढ़िया, हम तो दार्जिलिंग में बना सकते हैं अपन लोग घर। क्या क्या वो जो पानी गिरता है ज्यादा आपकी तरफ, क्या है वो, चेरापूंजी है ना? हाँ सर। है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब बैंकर जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में लगे हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए करके ये इतने सारे लोन जो है सारे देते हैं, ताकि इतने सारे लोन लेके उसका फायदा उठाइए, और फिर समाज को लोन वित्त पोषण करके उनको भी जन सामान्य में उपभोक्ताएं वस्तु या उनका जीवन अच्छा हो उसके लिए मेहनत करें, वैसे टाइप का आप दे दीजिए। इसलिए सरकार जो है, या सॉरी पॉलिसी जो ऐसे बनाई जाती है कि बैंकर्स को अच्छा फैसिलिटी हो। तो मैक्सिमम लिमिट है हाउसिंग लोन, यहाँ पर ग्रामीण बैंक का मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपने अपने ग्रामीण बैंक का आप यहाँ लिख दिया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द सैलरी गिवन टू, बेसिक सैलरी गिवन टू द बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो कोई साथी जानता हो जरा चैट बॉक्स में लिखिए। वैसे ये सवाल थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को बीसी पॉलिसी में, क्योंकि इनको ट्रांजेक्शन्स का मिलता है या एजेंसी को दे देते हैं, तो एजेंसी उनको सैलरी देती है। मेरे ख्याल से इनको 10,000 की सैलरी मिलती है, बट एक बार इसको देख लेंगे हम लोग क्योंकि ये नया सवाल आया है। तो 10,000 इनकी सैलरी होती है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन का जितना जितना ट्रांजेक्शन बेस होता है वहाँ पर होता है, सैलरी वगैरह नहीं होता है इनमें। लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये सैलरी बेस होगा तो ये जस्ट लाइक एम्प्लॉय हो जाएंगे। इनका ट्रांजेक्शन बेस से कमीशन होता है। तो ये सवाल पे जरा रिव्यू कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एश्योरेंस गिवन बाय थर्ड पर्सन टू पे लोन ऑफ बोरोवर इज कॉल्ड। मतलब ये सवाल भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, सभी प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये वादा कर दे, शपथ ले ले कि अगर बोरोवर ने पैसा रिपे नहीं किया तो बोरोवर के बिहाफ में मैं पैसा दूंगा, ऐसी बात को, ऐसी जो वादा है, ऐसी जो एफिडेविट है, उसको क्या कहते हैं? तो ये आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं गारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी। द एश्योरेंस गिवन बाय द थर्ड पर्सन टू रीपे द लोन ऑन बिहाफ ऑफ फेल्योर ऑफ बोरोवर। अगर कोई बोरोवर नहीं पटा पाया तो मैं पटा दूंगा सर, आप उसको लोन दे दिए, अगर ये वादा कोई आपसे करता है उसको बोलते हैं गारंटर, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं गारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी लिया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल जरा पढ़िए रूपा जी, क्या सवाल लिखा है, हम पानी पी लेते हैं। Either a survivor account in name of A and B, C is nominee, A dies, who will get the money after maturity? हाँ थोड़ा समझाइए तो, क्या बोल रहा है? सर ए और बी का अकाउंट है इन either or survivor option in the operating instructions of either or survivor, और सी नॉमिनी है उस अकाउंट में। तो आफ्टर मेच्योरिटी अगर ए मतलब इफ ए डाइज आफ्टर मेच्योरिटी वो पैसा किसको मिलेगा? ओके। तो इसमें देखिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगर जॉइंट अकाउंट है, ए और बी आपकी शाखा में आते हैं, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें मैंडेट दिए हैं आइदर सर्वाइवर, इधर सर्वाइवर। तो आइदर सर्वाइवर में क्या होता है, दोनों में से कोई भी लेन देन कर सकता है, और उसमें नॉमिनी सी भी है। तो सी में नॉमिनी रखे हैं और दोनों ने साइन किया है। अगर दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा, अदरवाइज नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा। अगर ए और बी दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है तो इसीलिए वो लिख के गए हैं कि ये हम आइदर सर्वाइवर हैं, जॉइंट अकाउंट हैं, हम नॉमिनी सी रखें। ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि दोनों की मृत्यु हो गई तो बैंक मैनेजर को उन्होंने जिम्मेदारी दे के रखी है कि हम दोनों के एक मरने के स्थिति में ये पैसा जो है नॉमिनी सी को दे दीजिएगा, और आप भार मुक्त हो जाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही मृत्यु हो गई और फिक्स डिपॉजिट है तो मैच्योरिटी के बाद वो पैसा किसको मिलेगा? सभी साथी ने बी कर दिया तो मैं भी बी पे चला जाता हूँ, बी को मिल जाएगा मैच्योरिटी के बाद। लेकिन मैच्योरिटी से पहले किसको मिलेगा? अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा लेने आ गए ए और बी जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं आइदर सर्वाइवर,
और मैच्योरिटी, एक की मृत्यु हो जाती है लेकिन मैच्योरिटी से पहले आ जाता है मांगने, तो इसमें क्या होगा, लीगल हेयर ऑफ डिसीज पर्सन प्लस सर्वाइवर। लीगल हेयर ऑफ डिसीज पर्सन, हाँ रूपा जी ने अच्छा लिखा, लीगल हेयर ऑफ डिसीज पर्सन प्लस सर्वाइवर, जो मृत हो गया उसका लीगल हेयर और प्लस सर्वाइवर जो जिंदा है, दोनों को मिला के हम लोग पेमेंट करेंगे। और अगर मैच्योरिटी के बाद आता है तो जो बचा हुआ सर्वाइवर है उसको हम दे देंगे पैसा और हम भार मुक्त हो जाएंगे। जहां भी ये डेथ क्लेम करते हैं ना, उनमें डिस्चार्ज फैसिलिटी काम आता है कि उस ग्राहक से जब आप संबंध बनाए हैं, ग्राहक को जब बैंक में जोड़े हैं, तो ग्राहक के जिंदा रहते वो सारी प्रक्रिया हम बैंक में पुख्ता कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे, ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे, मैं मर गया तो पैसा कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम पहले ही लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं नॉमिनेशन प्रक्रिया और मैंडेट। तो नॉमिनेशन के आधार पर हम लोग दे देते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पोजीशन ऑफ ए बैंक इन चेक हुज पेमेंट इज मेड इन एडवांस। हाँ जी बबलू जी, यहाँ बात ये कह रहा है कि अगर कोई ग्राहक चेक जमा किया आपके यहाँ, चेक जमा किया और आपने चेक कलेक्शन से पहले ही पैसा दे दिया ग्राहक को, चेक कलेक्शन अभी भेजा है, चेक कलेक्ट होके आया नहीं है और आपने उसको पैसा दे दिया, ग्राहक को पैसा दे दिया, मतलब हम एडवांस पे कर दिया, अभी वो चेक मतलब वापस भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है ना, रिफंड क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हमने पैसा दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में बैंक क्या हो जाता है, बैंक का पोजीशन क्या होता है, ये बात कही गई है। तो बहुत सारे साथी ये अच्छा लिखे हैं, होल्डर फॉर वैल्यू, तो इसका आंसर होगा होल्डर फॉर वैल्यू। बैंक क्या होगा, होल्डर फॉर वैल्यू होगा, जैसे ही पैसा आएगा उसका होल्डर होगा, और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, होल्डर फॉर वैल्यू होगा। होल्डर फॉर वैल्यू होके वो पैसा जो है, अब जो अब उन्होंने चेक कलेक्शन वाले आउट ओसीसी से डेबिट किया हुआ है उसको वो क्रेडिट कर देंगे। और अगर वो चेक बाउंस हो गया तो पार्टी से जितने दिन तक वहाँ डेबिट होगा वहाँ पर पार्टी से उनका इंटरेस्ट लेंगे 18% कॉमर्शियल रेट से। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेंशन अमाउंट अंडर अटल पेंशन योजना। ये थोड़ा सा नया टाइप का सवाल आ गया, कुछ वहां पर पेंशन अमाउंट लिखे गए थे 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000। तो वहां पर जो 2,500 पर मंथ है वो पेंशन अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा पेंशन बनता ही नहीं। अटल पेंशन योजना में 1,000 बनेगा, 2,000 बनेगा, 3,000 बनेगा, 4,000 बनेगा, 5,000 बनेगा, लेकिन ऐसा 2,500 टाइप का बनेगा नहीं। तो ये जरा ऑड फिगर है, इसको सही कर लेंगे, आसान सा सवाल है, यस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट्स एंजॉयड बाय द कस्टमर, मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट में साथी लोग सवाल भेजते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राइट्स हैं जो कस्टमर जो है वो उनको एंजॉय करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, ये बात कही गई। कल मैंने एक सेशन लिया था, कल या परसों, तो उनमें डिटेल तौर से बताया था कितने सारे राइट्स होते हैं कस्टमर के जिनका इस्तेमाल वो करते हैं, उनका उपभोग करते हैं और बैंकिंग सेवाएं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो हैं राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू ग्रीवेंस रिडेशल एंड कंपनसेशन। तो ये तो आपको याद ही भी हो गया होगा, एक दो बड़े सेशन भी हम लोग इस पर किए हैं कस्टमर राइट्स पर, और आप लोग देखे भी होंगे 1 नवंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक हर बैंक शाखा में आप लोगों ने जन जागृति अभियान चलाया था, नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था ना रूपा जी, आपके उधर इलाके में चला था द नेशन वाइड Yes, इंटेंसिव sir. अवेयरनेस प्रोग्राम बाय आरबीआई चला था। हाँ सर। हम्म। तो उसमें क्या किए थे हम, ग्राहकों को उनके राइट्स के बारे में बताए थे, जिनमें राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर ऑनेस्ट डीलिंग, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी और ये राइट टू ग्रीवेंस रिडेशल। मतलब अगर बैंक आपकी बात, बैंक के पास जो ग्रीवेंस रिडेशल स्कीम है या जो प्लेटफॉर्म है उनको बताना, और अगर बैंक से ग्रीवेंसेज रिडेशल नहीं हो पा रहे हैं तो एक्सटर्नल ग्रीवेंसेस के लिए कहाँ जाएंगे, आरबीआई पर जाएंगे, ओम्बुड्समैन जाएंगे, ये सारी चीजें बताने के लिए जो है पूरा महीना भर प्रोग्राम चला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
मिनिमम बैलेंस इन सेविंग प्रीमियम प्लस अकाउंट, ये डिपॉजिट लाइबिलिटी जो प्रोडक्ट हैं उससे जुड़ा हुआ है। आपके अपने बैंक के जो डिपॉजिट के प्रोडक्ट हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रीमियम अकाउंट है जिसमें कि गोल्डन है, गोल्डन अकाउंट, डायमंड अकाउंट, प्लेटिनम अकाउंट ऐसे रहता है, तो उनमें कुछ कुछ जो फीचर्स हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनमें कुछ मिनिमम बैलेंस रखते हैं तो सर्विस चार्जेस हम लोग कम लेते हैं, डीडी कमीशन फ्री रहता है, चेकबुक चार्जेस फ्री रहते हैं। तो ये अपने अपने बैंक का आप देख लीजिएगा प्रोडक्ट का। इनका कुछ सेविंग प्रीमियम प्लस अकाउंट था जिनमें मिनिमम बैलेंस जो है 10,000 प्लस होना चाहिए, ये था, लेकिन आपके अलग अलग बैंक में अलग अलग होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द पर डे लिमिट इन पीएमजेडीवाई एटीएम कार्ड? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो एटीएम कार्ड है उसका पर डे लिमिट कितना है एटीएम कार्ड का? जरा टाइप करके बताइए, पर डे लिमिट कितना है? तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इनका जो पर डे लिमिट जो है वो एटीएम का 10,000 पर डे है। कितना है? 10,000 पर डे इसकी लिमिट है। जो रुपए कार्ड इस्तेमाल किया जाता है एटीएम कार्ड में, तो वहाँ पर लिमिट जो है वो 10,000 है। बहुत बढ़िया निखिल जी, वाह, सभी लोग लिख रहे हैं 10,000, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम माइक्रो एटीएम इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। तो ये भी मुझे लग रहा है ये दोनों जो है माइक्रो एटीएम भी ये जेडीवाई जैसा ही ट्रांजेक्शन लिमिट है, बट सवाल अलग अलग ही आया था कि जो माइक्रो एटीएम्स होते हैं, माइक्रो एटीएम्स का मतलब है जो एक छोटे से हैंड होल्डिंग मशीन्स होते हैं और गांव गांव में चला जाता है बीसी के पास, ऐसा सिंगल ट्रांजेक्शन में उनमें जो है पैसा निकालते हैं, तो उनकी लिमिट होती है, उनकी भी 10,000 होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम अमाउंट जो है माइक्रो एटीएम से सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 ही होती है। बहुत बढ़िया, सभी साथी लिख रहे हैं, प्रभाकर जी, रुपेश जी नए आ गए जी, रूपा जी, सब बढ़िया, 10,000 है इनका। अब अगला सवाल, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है। वैसे काफ़ी लेट नाइट हो गया तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर लिया। 30 क्वेश्चन हैं। फॉन्ट यूज इन ईमेल ऑफ बैंक, बताइए कि बैंक के जो ईमेल है उसमें कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है, मतलब ऑटोमेटिक ये फॉन्ट आ जाता होगा। तो ये तो अपने अपने मेल से देख लीजिएगा कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है। तो कैसा सवाल पूछा जा रहा है बताइए? फॉन्ट यूज इन ईमेल, आप ईमेल जब करते होंगे तो कौन सा फॉन्ट आता होगा वो देख लीजिए। तो ये कौन सा फॉन्ट आता होगा? ये है, ये वाला, ये ए सेरिफ है ना, ए सेरिफ ऐसा वाला, ये वाला, ए सेरिफ है। तो आप जरा एक बार और आपके मेल में जाके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर होगा SERIF, ये ए सेरिफ, और सन सेरिफ भी होता है, ए सेरिफ होगा ये वाला, सेकंड वाला। चलिए, तो फॉन्ट यूज होता है, एक बार कल भी चेक कर लीजिएगा ईमेल में। तो ये 30 सवाल थे, है ना? और इस 30 सवालों से आप देखेंगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं। मतलब 60 सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम आएंगे, क्लरिकल टू ऑफिसर की बात करें तो 60 में से 40 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जिनको आप पलक झपकते ही एकदम कब्जा कर लेंगे। रही बात आती है 20 क्वेश्चन जिनमें थोड़े से सुपरविजन, थोड़े से मतलब सीरियस होकर 2 बार देखना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये क्लरिकल के लिए। ऑफिसर के लिए फिर 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। तो ऑफिसर्स के लिए भी 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन इजी होते हैं, फिर 40 में से फिर 20 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट होते हैं और 20 क्वेश्चन टफ होते हैं। और ऑफिसर टू मैनेजर में जो होते हैं इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, लाइबिलिटी प्रोडक्ट है, एडवांसेस प्रोडक्ट है, और HR पॉलिसी है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज के सेशन में ये 30 सवाल आप लोगों ने डिस्कस किया। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बबलू जी, है ना? जो मर्जी लगा के आइए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेगेटिव मार्किंग अभी प्रमोशन एग्जाम में हटा दिया है। तो इतनी देर रात आप सभी पढ़ते रहते हैं, तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो आप अगर आपके अंदर एक जज्बा है, एक जिद है, जीतने की आदत है, तो फिर क्या,
है ना। जब ठान लिया तो ठान लिया, आंखों से मंजिल को पहचान लिया, और निशाना जो सवालों के जो आंसर है उनको आंखों से पहचान लिया, और मंजिल को पाना ठान लिया, तो फिर आसान किया मुश्किल किया, बस ठान लिया सो ठान लिया। जब हम किसी चीज़ को पाने की सोचते हैं तो तभी तक हमारे अंदर जज्बा बना रहता है। अगर हमारे अंदर सामने टास्क नहीं रहेगा, एग्जाम नहीं रहेगा, तो सब लोग देखिए आप खुद ही, आपको अंदर एनर्जी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, जिनका प्रमोशन एग्जाम हो गया वो दूसरे कामों में बिजी होंगे। अगर इस बीच उसने कोई दूसरा लक्ष्य ले लिया, तो दूसरा लक्ष्य ले लिया तो फिर अच्छा कर लेगा। बबलू जी पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस का ब्रेकअप क्या होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने का प्रीमियम होता है? 436 का। तो उसमें क्या होता है, 11 रुपये बैंक का कमीशन होता है, 30 रुपये जो होता है बीसी का कमीशन होता है। तो 11 30 41 है, तो 41 घटा दीजिए, कितना होगा? 395। 395 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। ठीक है बंटी जी। अच्छा, बंटी जी ने ही बता दिया, ये पूछा था सवाल बबलू जी ने। बहुत बढ़िया। तो चलिए आप सभी साथी ध्यानपूर्वक अभी सेशन से जो है आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। रोज जो सेशंस आ रहे हैं उनको अटेंड करने की कोशिश करिए, और अगर अटेंड नहीं कर पाए लाइव सेशन तो वीडियो जो बाद में रिकॉर्डिंग आता है उनको देखिए। समय आपको निकालना पड़ेगा, समय आपका है, जीवन भी आपका है, और जीवन की सुख सुविधाएं भी आपकी हैं, और लक्ष्य भी आपका है, तो करना भी आप ही को है। मैं तो बस आपके साथ बात करने के लिए आ जाता हूँ, और इन बातों बातों में कुछ चीज़ें हम लोग फंडामेंटली मूलभूत तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीतते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।